कल्पना कीजिए, दक्षिण भारत के छोटे से तीर्थ नगर तिरुत्तानी की गलियों में सुबह की धूप हल्के हल्के उतर रही है। मंदिर की घंटियां गूंज रही हैं। हवा में अगरबत्ती की सुगंध फैली है और सीढ़ियों पर बैठा एक नन्हा बालक नंगे पैर आसमान की ओर देख रहा है। उसकी आंखों में जिज्ञासा है, उसके दिल में सीखने की भूख है। शायद उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही मासूम बच्चा आगे चलकर भारत का महान दार्शनिक, सबसे प्यारा शिक्षक और देश का दूसरा राष्ट्रपति बनेगा। ये किताब उसी अद्भुत यात्रा की दास्तान है। बचपन की सादगी से लेकर शिक्षा की ऊंचाइयों तक, अध्यापन से लेकर राष्ट्रपति भवन की गरिमा तक, ये कहानी हमें दिखाती है कि ज्ञान, नैतिक साहस और इंसानी सद्भावना किस तरह एक इंसान को असाधारण बना सकती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन इस बात का जीता जागता सबूत है कि मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक सोच न केवल आपको सफलता दिलाती है, बल्कि पूरी दुनिया को रोशनी भी देती है। अगर कभी आपको ये लगता है कि मेरी कोशिश से क्या बदलाव आएगा, तो ये कहानी आपके मन की ये धारणा तोड़ देगी, क्योंकि बदलाव का बीज हमेशा एक अकेले इंसान की सोच से ही शुरू होता है। इस पुस्तक की भाषा उतनी ही सरल है जितनी एक दोस्त की बातचीत। बीच बीच में आपको हल्के फुल्के इंग्लिश शब्द मिलेंगे, ताकि पढ़ते समय लगे कि कोई आपके सामने बैठा दिल से बातें कर रहा है। हर अध्याय में आपको सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक नई दिशा मिलेगी। और जब अध्याय खत्म होगा, तो उसके साथ एक प्रेरणादायक पंक्ति आपके दिल में गूंजती रह जाएगी। तो आइए अब इस जीवन यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां एक साधारण बालक ज्ञान का प्रतीक बनकर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। अध्याय 1, प्रारंभिक जीवन और संस्कार। सन 1888 की 5 सितंबर को तमिलनाडु के तिरुत्तानी नामक एक छोटे से नगर में एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये जन्म केवल एक बच्चे का नहीं, बल्कि उस विचार की शुरुआत थी जो आगे चलकर भारत और दुनिया के बौद्धिक मानचित्र पर गूंजने वाला था। उनके परिवार की जड़ें आंध्र प्रदेश से जुड़ी थी और वे परंपरावादी धार्मिक ब्राह्मण समुदाय से आते थे। उनका बचपन वैदिक मंत्रों, पूजा की घंटियों और मंदिर की धूप भरी सीढ़ियों के बीच बीता, जहां धर्म सिर्फ पूजा नहीं था, बल्कि जीने की एक कला थी। अक्सर वे तिरुमाला मंदिर जाते, जहां भक्तों की आंखों में भक्ति की आंच और आवाज में श्रद्धा की गहराई उन्हें जीवन के गहरे प्रश्नों से मिलवाने लगी। उनकी स्कूली शिक्षा की शुरुआत एक लूथन मिशनरी स्कूल से हुई। यहां उन्होंने पहली बार देखा कि ईसाई मिशनरी शिक्षा, सेवा और चिकित्सा के माध्यम से समाज को गढ़ रहे हैं। लेकिन उन्हीं शिक्षकों में कुछ ऐसे भी थे जो हिंदू धर्म की आलोचना करते और अपने मत को श्रेष्ठ ठहराने के लिए दूसरों के विश्वास को कमजोर करने का प्रयास करते। ये विरोधाभास उनके मन में पहली बार ऐसा सवाल लेकर आया जिसने आगे चलकर उनके दर्शन को जन्म दिया। क्या हमारी आस्था इतनी अस्थिर है कि उसे केवल बाहरी स्वीकृति की जरूरत है? सन 1896 में उन्हें तिरुपति के जर्मन मिशन स्कूल भेजा गया, जहां शिक्षा के साथ साथ बाइबल, ईसाई नैतिकता और चर्च की सोच से उनका परिचय गहराता गया। इसके बाद उन्होंने वेल्लोर के रोडमैन वोरहीज कॉलेज में पढ़ाई की। इन संस्थानों ने उन्हें केवल पश्चिमी सोच से ही नहीं जोड़ा, बल्कि नैतिकता, सेवा और अनुशासन की ठोस समझ भी दी। इसी दौरान उनकी मुलाकात शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत से हुई, जिसने उन्हें ये एहसास कराया कि हर जीव में वही एक ब्रह्मा बसता है और कोई आत्मा दूसरी से अलग नहीं है। ये विचार उनके लिए केवल दर्शन नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक विद्रोह था जो उन्होंने चुपचाप अपने भीतर संजो लिया। उसी समय मात्र 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह अपनी दूर की रिश्तेदार शिव काम्मा से हुआ, जो उस समय केवल 10 वर्ष की थी। ये बाल विवाह उस युग में सामान्य था, लेकिन राधा कृष्णन के लिए ये केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, बल्कि जीवन का एक नया दायित्व भी। उनके जीवन में जल्दी ही परिवार का विस्तार हुआ। 5 बेटियां और 1 बेटा।
लेकिन विवाह और जिम्मेदारियों के बीच उनकी शिक्षा और आत्म जिज्ञासा कभी नहीं रुकी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके भीतर का भारत भी जागता गया। स्वामी विवेकानंद के तेजस्वी विचार और वीर सावरकर की राष्ट्रीय चेतना ने उन्हें आत्मगौरव और सांस्कृतिक सम्मान का पाठ पढ़ाया। वही थियोसोफिकल सोसाइटी ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि सच्चा धर्म वही है जो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को जन्म दे। इन तमाम अनुभवों ने मिलकर उनके विचारों को आकार दिया। एक ऐसा दर्शन जो पश्चिम और पूर्व दोनों की गहराई से निकला और जिसमें शिक्षा, धर्म और राष्ट्रभक्ति की त्रयी स्पष्ट दिखाई देती थी। यही आरंभिक वर्ष वो नींव थे जिसने एक साधारण से ब्राह्मण बालक को आगे चलकर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित दार्शनिकों और शिक्षकों में बदल दिया। जीवन के इस पहले अध्याय में ही वो बीज बो दिया गया था जिसे कालांतर में पूरा देश शिक्षक दिवस के रूप में हर 5 सितंबर को नमन करता है। अध्याय 2, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, नया रास्ता। सन 1904 एक ऐसा मोड़ था जब किशोर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। शुरुआत में वे गणित और भौतिकी की ओर झुके हुए थे। संख्याओं, समीकरणों और विज्ञान के नियमों की दुनिया उन्हें अपनी ओर खींचती थी। लेकिन जिंदगी की सबसे अनमोल दिशा कभी कभी अचानक मिलती है, जैसे कोई किताब अचानक दरवाजा खोल दे। ऐसा ही तब हुआ जब उनके चचेरे भाई ने उन्हें दर्शन शास्त्र की कुछ किताबें पढ़ने को दी। वे पन्ने मानो जादू की तरह थे। उन्होंने राधा कृष्णन की चेतना को झकझोर दिया और उन्हें पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि सत्य, आत्मा और ब्रह्मा जैसे प्रश्न केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे उनके भीतर गूंज रहे हैं। कॉलेज के वातावरण ने इस नई सोच को और गहराई दी। यहां उन्होंने पहली बार बर्कले, लीबनिज, लॉक, स्पिनोजा, कांट, मिल और हेगेल जैसे पश्चिमी विचारकों के नाम और विचार सुने। इन सभी की दृष्टियां अलग थी, परंतु सबकी जड़ एक ही थी, सत्य की खोज। ये विविधता उनके लिए नया ब्रह्मांड बन गई। वे सोचने लगे, क्या भारतीय दर्शन भी इन वैश्विक धारणाओं की बराबरी कर सकता है? यही प्रश्न उनके भीतर एक तीव्र खोज की लौ बन गया। कॉलेज में ही उनका जीवन बदलने वाली मुलाकात हुई प्रोफेसर A.G. होग से, जो स्वयं स्कॉटलैंड के महान दार्शनिक एंड्रयू सेथ प्रिंगल पैटिसन के शिष्य थे। होग ने उन्हें सिर्फ दर्शन नहीं सिखाया, बल्कि ये समझाया कि धर्म केवल शास्त्रों या परंपराओं से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव से जन्म लेता है। इसी कारण राधा कृष्णन ने हिंदू और ईसाई दर्शन की तुलनात्मक व्याख्या में गहरी दिलचस्पी लेना शुरू किया। उनके लिए यह कोई मतभेद का मुद्दा नहीं था, बल्कि सह अस्तित्व, संवाद और साझा मानवीय अनुभव का पुल था। दर्शन उनके लिए अब केवल पढ़ाई का विषय नहीं रहा, ये उनके सोचने, जीने और संवाद करने का तरीका बन गया। लेकिन ये यात्रा केवल प्रेरणा से नहीं चलती, उसमें आलोचना भी होती है, और यही उन्हें उस मुकाम तक ले गई जहां वे खुद को गढ़ने लगे। कॉलेज के कई ईसाई विद्वान वेदांत को नैतिकताहीन दर्शन कहकर खारिज कर देते थे। ये बात उन्हें भीतर तक चुभ गई। उन्होंने इसे चुनौती की तरह लिया और एक लंबा शोध निबंध लिखा, द एथिक्स ऑफ द वेदांत, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि वेदांत केवल गूढ़ आध्यात्मिकता नहीं, बल्कि गहरी नैतिक अंतर्दृष्टि से भी भरपूर है। इस ग्रंथ में उन्होंने वेदांत को एक सक्रिय, नैतिक और उत्तरदायी जीवन जीने की पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। इस निबंध के लिए अध्ययन करते समय उन्हें एहसास हुआ कि जब तक शास्त्रों को मूल भाषा संस्कृत में न पढ़ा जाए, तब तक उनकी आत्मा को नहीं समझा जा सकता। यहीं से उनका जीवन साधना में बदल गया। दिन में कॉलेज की कक्षाएं, शाम को घर की जिम्मेदारियां और रात को गहरी पढ़ाई, ये सब एक संयमित, अनुशासित और तपस्वी जीवन का हिस्सा बन गया। वे कहते थे, ज्ञान के बिना धर्म अंधा है और धर्म के बिना ज्ञान अधूरा। ये कोई नारा नहीं था, ये उनकी जिंदगी का दर्शन बन गया। समय के साथ उन्होंने एक और गहरी बात सीखी कि आलोचना बाधा नहीं होती,
बल्कि वो हमारे विचारों को तेज करने वाला औजार होती है। अगर वेदांत की आलोचना न हुई होती तो शायद वो निबंध भी जन्म न लेता, जिसने उन्हें एक युवा विचारक के रूप में पहचान दिलाई और जो आगे चलकर उनके वैश्विक दार्शनिक बनने की नींव बना। अध्याय 3, शुरुआती शिक्षण और लेखन, संघर्ष से सफलता तक। सन 1908 वो साल जब राधा कृष्णन ने एमए की डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन उनके सामने जिंदगी ने पहला असली सवाल रख दिया। अब आगे क्या? ज्ञान का सफर तो पूरा हुआ था, लेकिन जीवनयापन की जंग अब शुरू होनी थी। परिवार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि विदेश जाकर छात्रवृत्ति का सपना पूरा किया जा सके। हर तरफ ताले लगे दरवाजे और सूनी गलियां थी, जैसे किस्मत उनकी परीक्षा ले रही हो। वे मद्रास की गलियों में कॉलेजों के चक्कर लगाते, उम्मीद के साथ दरवाजे खटखटाते, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगती। तभी एक रोशनी की किरण उभरी, प्रोफेसर विलियम स्किनर। उनके समर्थन से उन्हें मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में अस्थायी शिक्षक के रूप में पहली नौकरी मिली। तनख्वाह कम थी, लेकिन यह अवसर उनके लिए बंजर जमीन पर पहली बारिश की तरह था। कॉलेज में उन्होंने मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, नैतिक दर्शन और संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। लेकिन वे केवल शिक्षक नहीं थे, वे विचारों के जादूगर थे। हर कक्षा की शुरुआत एक चुनौती भरे सवाल से होती, क्या आप सोचने का साहस रखते हैं? उनके लिए शिक्षा सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं थी, वो एक अग्नि परीक्षा थी, जिससे विद्यार्थी सोचने वाले इंसान बनकर बाहर निकलते। फुर्सत के पलों में वे लेखनी से दोस्ती करने लगे। उनके एमए के शोध पत्र को गार्डियन प्रेस ने प्रकाशित किया और उसके अंश मॉडर्न रिव्यू और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मैगजीन में छपे। ये उनकी लेखन यात्रा की पहली चिंगारियां थी। लेकिन असली धमाका 1911 में हुआ, जब उनका लेख द एथिक्स ऑफ द भगवद गीता एंड कांत विश्व प्रसिद्ध इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एथिक्स में प्रकाशित हुआ। यही वो क्षण था जब उनकी कलम की गूंज ने सीमाएं लांघ दी। अब वे केवल एक शिक्षक नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले विचारक बन चुके थे। उसी दौर में उन्होंने अपने मनोविज्ञान के व्याख्यानों को एक पुस्तक एसेंशियल्स ऑफ साइकोलॉजी के रूप में संकलित किया, जिसे 1912 में ऑक्सफोर्ड के हेनरी फ्राउड ने प्रकाशित किया। सरल भाषा, स्पष्ट दृष्टिकोण और भारतीय संदर्भों से जुड़ी ये पुस्तक छात्रों और शिक्षकों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गई। पर ये उपलब्धियां बिना बलिदान के नहीं आई। वेतन इतना कम था कि कई बार उन्हें रात का भोजन छोड़कर सिर्फ विचारों का रसपान करना पड़ता। दिन कॉलेज में, शाम को परिवार के साथ और रात को बगीचे के एक कोने में दीपक की हल्की रोशनी में वे कागज और कलम के साथ साधना करते। शब्द अब केवल विचार नहीं, उनका जीवित संकल्प बन चुके थे। समय के साथ उनकी लेखनी में जो गहराई और स्पष्टता आई, उसने आगे चलकर उन्हें भारतीय दर्शन के सबसे बड़े प्रतिनिधियों में शामिल कर दिया। अध्याय 4, युद्ध, टैगोर और मैसूर, विचारों की जंग। 1914 से 1920 ये दौर भारत और पूरी दुनिया के लिए उथल पुथल से भरा था। यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका ने इंसानियत को हिला दिया था और भारत में जलियांवाला बाग की त्रासदी तथा ब्रिटिश दमन ने जनमानस को आक्रोश और पीड़ा से भर दिया। इन घटनाओं की गूंज राधा कृष्णन की सोच और लेखनी में भी सुनाई देने लगी। अब उनकी कलम केवल शास्त्रीय दर्शन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान और नैतिक पुनर्जागरण की पुकार बन चुकी थी। एमए पूरी करने के बाद भी उनके सामने स्थायी नौकरी की कठिनाई खड़ी थी। 1916 में वे अनंतपुर और 1917 में राजमुंद्री के कॉलेजों में अस्थायी शिक्षक बने। हर साल बदलती नियुक्तियां थका देने वाली थी, लेकिन उनके संकल्प को तोड़ न सकी। अंततः 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय ने उन्हें दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया। पहली बार उनके जीवन में स्थिरता आई और यहीं से उनका कद एक विद्वान के रूप में तेजी से बढ़ने लगा। इसी दौरान लेखन उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। महज 4-5 सालों में उन्होंने 18 लेख लिखे
जिनमें से 10 पश्चिमी दुनिया की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एथिक्स, द मॉनेस्ट और माइंड में प्रकाशित हुए। ये केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, बल्कि भारत की बौद्धिक ध्वनि को वैश्विक मंच तक पहुंचाने वाला क्षण था। इन लेखों में उन्होंने ये दिखाया कि वेदांत केवल आध्यात्मिक दर्शन नहीं है, बल्कि उसमें गहरी नैतिक शक्ति और सामाजिक मार्गदर्शन की क्षमता है। यही वे साल थे जब उनका संपर्क गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से हुआ। टैगोर की कविताओं और निबंधों में उन्हें सौंदर्य और अंतः प्रज्ञा का गहरा बोध मिला। वे अक्सर कहा करते, जिसमें सौंदर्य नहीं उसमें सत्य नहीं। एक दिन मैसूर में कक्षा के बाहर जब पेड़ों से पत्ते झर रहे थे और हवा में शांति थी, उन्होंने अपने छात्रों से कहा, सत्य केवल शास्त्रों के पन्नों में नहीं मिलता, वो प्रकृति की सरलता और कविता की संवेदनशीलता में भी छिपा होता है। ये दृश्य शिष्यों की स्मृतियों में सदा के लिए अंकित हो गया। लेकिन व्यक्तिगत जीवन सरल नहीं था। कम वेतन, परिवार की जिम्मेदारियां और लगातार बढ़ता काम, इन सब के बीच वे रात देर तक दीपक की हल्की रोशनी में बैठकर लिखते। कागज और कलम उनके मित्र बन गए थे। अंधेरी रातों में उनका एकांत उनके विचारों की तपस्या में बदल जाता। यही तपस्या उनकी लेखनी को और गहरी और धारदार बनाती गई। इन वर्षों ने उन्हें यह सिखाया कि दर्शन केवल अकादमिक चर्चा के लिए नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने के लिए है। उनकी कलम ने राजनीति, संस्कृति और नैतिक प्रश्नों को जोड़कर एक ऐसा दार्शनिक स्वरूप गढ़ा जो भारत की आत्मा को प्रतिबिंबित करता था। आखिरकार यह समय राधा कृष्णन के लिए एक निर्णायक संदेश लेकर आया। जब परिस्थितियां कठिन हो और समाज अंधकार में डूबा हो, तब साहित्य और कला आत्मा को नया साहस देते हैं और दर्शन जीवन को वो रोशनी दिखाता है जो आगे बढ़ने का मार्ग बनाती है। अध्याय 5, कलकत्ता और फिलॉसफी का सिंहासन। सन 1921 भारत स्वतंत्रता की जद्दोजहद से गुजर रहा था और दुनिया भी अशांति से भरी थी। इसी समय एक खबर आई जिसने डॉक्टर राधा कृष्णन के जीवन की दिशा बदल दी। उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय से किंग जॉर्ज वी चेयर ऑफ मेंटल एंड मोरल साइंस के लिए आमंत्रण मिला। यह केवल एक शैक्षणिक पद नहीं था, बल्कि दर्शन के मंच पर उनका सिंहासन था। पहली बार वे अपने दक्षिण भारतीय दायरे से बाहर आए। भाषा, संस्कृति और माहौल सब नया था। अकेलेपन ने उन्हें भीतर झांकने का अवसर दिया और इसी एकांत ने उन्हें उनकी सबसे चर्चित रचना इंडियन फिलॉसफी की ओर मोड़ा। 2 खंडों वाली ये कृति भारतीय दर्शन को आधुनिक, व्यवस्थित और वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का प्रयास थी। पहला खंड 1923 में और दूसरा 1927 में प्रकाशित हुआ। इन पुस्तकों ने उन्हें सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पश्चिमी विद्वानों के बीच भी एक ठोस पहचान दिलाई। कोलकाता में उनके व्याख्यानों की गूंज दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन उन्हें इंग्लैंड से बुलावा आया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1926 में उन्होंने अपटन लेक्चर्स दिए, जो बाद में द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के रूप में प्रकाशित हुए। ये किताब भारतीय दर्शन को एक नए प्रकाश में पेश करती थी, जहां धर्म को न तो अंधविश्वास माना गया और न ही केवल कर्मकांड, बल्कि एक जीवंत अनुभव। सिर्फ यही नहीं, 1929 में उन्होंने मैनचेस्टर कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में हिबर्ट लेक्चर्स दिए। ये व्याख्यान आगे चलकर एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक बने। इस किताब को उनके परिपक्व दर्शन का शिखर माना जाता है। अब राधा कृष्णन केवल भारत के नहीं, बल्कि विश्व के दार्शनिक दूत बन चुके थे। लेकिन उनके चारों ओर राजनीति उथल पुथल से भरी थी। अमृतसर का जलियांवाला कांड, रॉलेट एक्ट, गांधी जी का असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और सविनय अवज्ञा, इन घटनाओं ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि धर्म अगर सिर्फ दावा और कठोरता बन जाए तो उसका अर्थ खो जाता है। उनके शब्दों में, वास्तविक धर्म वह है जिसमें प्रेम, नैतिकता और विज्ञान का संतुलन हो। अनुभव के बिना धर्म केवल खोखला है,
कलकत्ता का अकेलापन उन्हें अंतर्मुखी बना रहा था, लेकिन यही अंतर्मुखता उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। व्याख्यानों के दौरान वे सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, बल्कि अपने विचारों को जीते थे। यही कारण था कि छात्रों और विद्वानों दोनों पर उनका गहरा असर पड़ा। इस दौर ने उन्हें स्थानीय शिक्षक से वैश्विक चिंतक बना दिया। भारतीय दर्शन का जो स्वरूप उन्होंने प्रस्तुत किया, उसमें राष्ट्रभक्ति की गूंज भी थी और आधुनिक विज्ञान की तार्किकता भी। सचमुच ये उनके जीवन का वो अध्याय था जहां वे दक्षिण भारत के एक साधारण बालक से उठकर विश्व मंच पर खड़े दार्शनिक बन गए। अध्याय 6, 30 का और 40 का दशक, शिक्षा का पुनर्निर्माण। साल 1931 में जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नाइटहुड की उपाधि मिली, वो सिर्फ एक औपचारिक सम्मान नहीं था, बल्कि एक विचारशील शिक्षक के रूप में उनकी स्वीकार्यता का प्रतीक था। उसी वर्ष वे आंध्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने और शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम की बात नहीं, बल्कि आत्मा के निर्माण का माध्यम मानकर 5 वर्षों तक इस संस्था की नींव को मजबूती से सींचा। विश्वविद्यालय उनके लिए सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं था, बल्कि एक वैचारिक प्रयोगशाला थी जहां भारत का भविष्य तैयार किया जाना था। 1939 आते आते जब यूरोप में युद्ध के बादल गहराने लगे, राधाकृष्णन को ऑक्सफोर्ड से निमंत्रण मिला H.N. स्पॉल्डिंग चेयर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन्स एंड एथिक्स के लिए। लेकिन इससे पहले कि वे इंग्लैंड की धरती को नमन कर पाते, भारत ने उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में पुकारा। उस समय दुनिया एक भयानक युद्ध की ओर बढ़ रही थी और भारत एक जटिल राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहा था। ऐसे समय में भू का नेतृत्व संभालना केवल प्रशासन नहीं, बल्कि नैतिक मार्गदर्शन का कार्य था। उन्होंने विश्वविद्यालय को युद्धकालीन कठिनाइयों में भी जीवंत रखा। शिक्षा संस्थानों को केवल किताबों तक सीमित न रखते हुए उन्होंने उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला बना दिया। 1948 में जब भारत स्वतंत्र हो चुका था, तब देश को नई दिशा देने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित हुआ और राधाकृष्णन को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये आयोग शिक्षा का एक गहरा मूल्यांकन था। क्या शिक्षा केवल डिग्री का संग्रह है या एक सशक्त समाज की बुनियाद? आयोग की रिपोर्ट में साफ तौर पर उनकी आवाज गूंजती है। वे मानते थे कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि पूर्ण व्यक्ति को तैयार करना है। एक ऐसा नागरिक जो न केवल अपने लिए, बल्कि राष्ट्र की एकता और सामाजिक समरसता के लिए भी उत्तरदायी हो। उस समय भारत धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहा था। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश नीति के त्रिकोण में फंसी जनता को दिशा चाहिए थी। राधाकृष्णन ने उस समय जोर देकर कहा कि शिक्षा ही वो शक्तिशाली औजार है जो भारतवासियों में आत्म चेतना, परस्पर सहिष्णुता और राष्ट्रीय भावना को पुनर्जीवित कर सकती है। उनके शब्दों में, सच्चे शिक्षक वे हैं जो हमें स्वयं सोचने की ताकत देते हैं। ये विचार उनके हर प्रयास में झलकता था, चाहे वो कक्षा का लेक्चर हो या आयोग की रिपोर्ट की अंतिम सिफारिश। उन्होंने शिक्षा को केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक नैतिक उत्तरदायित्व माना। उनके लिए शिक्षक वह था जो केवल पाठ नहीं पढ़ाता, बल्कि सोच की चिंगारी भी छोड़ जाता है। अध्याय 7, आजादी के बाद, राजनयिक से राष्ट्रपति तक। स्वतंत्र भारत के निर्माण से ठीक पहले, जब दुनिया युद्ध और राजनीतिक पुनर्गठन के दौर से गुजर रही थी, राधाकृष्णन ने अपने जीवन की सबसे अहम भूमिकाओं की ओर कदम बढ़ाया। 1946 से 1951 तक वे यूनेस्को की कार्यकारी परिषद के सदस्य रहे और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने शिक्षा, संस्कृति और वैश्विक सहयोग पर जोर दिया। वहां उन्होंने जिस संयम, समझदारी और दृष्टिकोण से भारत की आवाज रखी, उसने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिजीवी के रूप में स्थापित कर दिया। स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें सोवियत संघ में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया। यह कोई साधारण राजनयिक कार्य नहीं था, क्योंकि ये शीत युद्ध का दौर था।
जब पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच पूरी दुनिया विभाजित थी। ऐसे समय में भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को स्पष्ट रूप से रखना किसी संतुलन साधना से कम नहीं था। लेकिन राधा कृष्णन ने वहां भी संवाद, विचार और मानवीय समझ का पुल बनाया। उन्होंने रूसी समाज में भारतीय संस्कृति और दर्शन की गूंज पहुंचाई और दोनों देशों के संबंधों को एक नई शुरुआत दी। 1952 में वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए। ये सम्मान सिर्फ उनके कद के लिए नहीं था, बल्कि शिक्षा, नैतिकता और विचारशीलता की परंपरा को भारतीय राजनीति में जीवित रखने के लिए था। उन्होंने लगातार 10 वर्षों तक इस पद की गरिमा को बनाए रखा। फिर 13 मई 1962 को जब वे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने, तो ये केवल एक संवैधानिक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि शिक्षा और संस्कृति की जीत थी। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में संवाद की यात्रा की। उन्होंने देशों के बीच सह अस्तित्व, शांति और शिक्षा के माध्यम से आध्यात्मिक अंतर्राष्ट्रीयता की वकालत की। उनके लिए वैश्विक संगठन तभी प्रभावी हो सकते हैं जब वे केवल राजनीतिक हितों पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मूल्यों और मानवीय संवेदना पर आधारित हों। जब कुछ छात्रों और मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाने का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा, अगर तुम मेरा सम्मान करना चाहते हो तो इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ। यही कारण है कि आज पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक दिन जो केवल उन्हें समर्पित नहीं, बल्कि शिक्षा के आदर्श को समर्पित है। उन्होंने ये भी कहा, टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री। ये वाक्य एक आदर्श है, एक मानक है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अपने शिक्षकों को वो स्थान दे पा रहे हैं? 1967 में वे सार्वजनिक जीवन से निवृत्त हुए और मायलापुर, चेन्नई में अपने शांत आश्रम जैसे घर में रहने लगे। वहीं 17 अप्रैल 1975 को उन्होंने इस संसार से विदा ली। लेकिन उनके विचार, उनका दृष्टिकोण और उनका योगदान आज भी हमारी शिक्षा और राष्ट्र की आत्मा में जीवित है। अध्याय 8, दर्शन और विचारधारा। राधा कृष्णन के चिंतन की जड़ें अद्वैत वेदांत में थी, लेकिन उन्होंने उसे केवल ग्रंथों में सीमित नहीं रहने दिया। उन्होंने उसे आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान और समाज के परिप्रेक्ष्य में ढालकर उस दर्शन को जीने लायक बना दिया। वे मानते थे कि सत्य तक पहुंचने के रास्ते एक नहीं होते। कभी वो तर्क से आता है, कभी सौंदर्य बोध से, कभी नैतिक अनुभव से और कभी आत्मिक अंत, प्रज्ञा से। और इन सब का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ना है। उनकी सबसे मौलिक अवधारणा थी इंट्यूशन, जिसे वे आत्मा की गहराई से उठी हुई वो अंतर्दृष्टि मानते थे जो तर्क से परे है। उनके अनुसार ये ज्ञान स्वतः सिद्ध होता है, जिसे न कोई सिद्ध करना पड़ता है, न किसी प्रमाण की दरकार होती है। जैसे सूरज के लिए रोशनी का कोई प्रमाण नहीं चाहिए, वैसे ही आत्मज्ञान खुद ही प्रकाशमान होता है। धर्म के विषय में भी उनका दृष्टिकोण अत्यंत उदार और अनुभव आधारित था। उन्होंने धर्मों को उनके आध्यात्मिक गहराई के स्तर पर समझने का प्रयास किया। निराकार परम ब्रह्मा की उपासना से लेकर स्थानीय देवताओं और आत्माओं की पूजा तक हर स्तर को मान्यता दी। उनके अनुसार ये सारे रूप एक ही सत्य के अलग अलग प्रतिबिंब है। उनका मानना था कि जब हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तो असल में हम उस अनंत और अज्ञेय सत्य के प्रति अपनी सीमित समझ का विनम्र स्वीकार करते हैं। राधा कृष्णन कहते थे, टॉलरेंस इज द होमेज which the finite mind pays to the inexhaustibility of the infinite। यानी सहिष्णुता उस श्रद्धांजलि की तरह है जो हमारी सीमित बुद्धि उस अनंत ब्रह्मा के अनोखे और असीम स्वरूप को देती है। यही विचार उन्हें कट्टरता और अंध आस्था से अलग करता है। उनकी दृष्टि में शिक्षा केवल परीक्षा पास करने या डिग्री पाने का माध्यम नहीं थी। वो कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा मनुष्य गढ़ना है जो सोच सके, सवाल कर सके और समाज को नई दिशा दे सके। उनके अनुसार शिक्षक को देश का सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क होना चाहिए।
क्योंकि वही भविष्य को आकार देता है। एक बार उन्होंने कहा था, When we think we know, we cease to learn। यानी जब हमें लगता है कि हम सब जान चुके हैं, वहीं से हमारी सीखने की यात्रा ठहर जाती है। ये वाक्य केवल दर्शन नहीं, बल्कि आज के युवा और शिक्षकों दोनों के लिए चेतावनी भी है। उनके जीवन का दर्शन इस एक पंक्ति में समा सकता है, ज्ञान का सही उपयोग वही है जो हमें विनम्र बनाए। घमंड ज्ञान की मृत्यु है। उन्होंने दिखाया कि चाहे आप साधक हो या शिक्षक, राष्ट्रपति हो या लेखक, अगर आपके भीतर जिज्ञासा, संवेदना और विनम्रता है तो आप संसार को एक बेहतर विचार दे सकते हैं। अध्याय 9, विरासत और प्रेरणा। जब कोई शिक्षक राष्ट्रपति बनता है तो वो केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं होती, वो पूरे राष्ट्र के लिए एक दिशा होती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की विरासत ऐसी ही है, जो किताबों में बंद नहीं बल्कि विचारों में जीवित है। उन्होंने ये साबित किया कि एक शिक्षक सिर्फ कक्षा तक सीमित नहीं होता, बल्कि राष्ट्र और विश्व मंच पर भी नेतृत्व कर सकता है, अगर उसके पास दृष्टि हो, दर्शन हो और बदलाव की चाह हो। उनके जीवन की हर कड़ी इस बात की मिसाल थी कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अंकों तक नहीं, आत्मा तक पहुंचना है। राधाकृष्णन की पुस्तकें इंडियन फिलॉसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ एंड आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ आज भी दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। लेकिन इनमें जो सबसे कीमती चीज है वो है सोचने की आजादी। उन्होंने कभी पाठ्यक्रम के बाहर नहीं सोचा, बल्कि पाठ्यक्रम को ही बाहर खींचकर समाज की जरूरतों से जोड़ा। उनके विचारों का मूल मंत्र यही था, ज्ञान का असली मूल्य तब है जब वो इंसान को बेहतर बनाता है और समाज को जोड़ता है। उनका मानना था कि एक अच्छा शिक्षक वो नहीं जो उत्तर दे, बल्कि वो है जो सवाल उठाने की हिम्मत पैदा करे। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है स्वतंत्र और विवेकशील व्यक्ति बनाना, जो परिस्थितियों से न डरे बल्कि उन्हें दिशा दे। उन्होंने कभी धर्म, जाति या परंपरा के सीमित दायरों में सोचने को सही नहीं माना। उनके अनुसार सहिष्णुता उस अनंत सत्य का आदर है जिसे हमारी सीमित बुद्धि पूरी तरह समझ नहीं सकती। और यही सोच उन्हें न केवल एक भारतीय दार्शनिक बनाती है, बल्कि एक वैश्विक विचारक भी। वे बार बार इस बात पर जोर देते थे कि किताबें केवल ज्ञान नहीं, बल्कि सभ्यताओं के बीच पुल है। अगर कोई समाज पढ़ना और लिखना बंद कर दे तो उसका संवाद रुक जाता है, और जहां संवाद रुक जाए वहां विकास ठहर जाता है। इसीलिए उनका आग्रह था कि हर शिक्षक और छात्र, हर नागरिक पढ़ने और सोचने की जिम्मेदारी उठाए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। When we think we know, we cease to learn। ये उनका व्यक्तिगत दर्शन था। जैसे ही हम समझने लगते हैं कि हमने सब जान लिया, उसी क्षण हमारा बौद्धिक पतन शुरू हो जाता है। ज्ञान और विनम्रता दोनों साथ चलते हैं। घमंड दरअसल ज्ञान की मृत्यु है। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद जब कुछ छात्रों और शिक्षकों ने उनके जन्मदिन को एक उत्सव के रूप में मनाने की बात कही, तो उन्होंने जो उत्तर दिया वही उन्हें महान बनाता है। उन्होंने कहा, मेरा जन्मदिन मनाने से अच्छा होगा अगर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। ये एक साधारण इच्छा नहीं थी, बल्कि एक गहरी चेतना कि शिक्षक को केवल आदर नहीं, समाज के केंद्र में रखना चाहिए। आज जब हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो ये केवल एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। ये एक अवसर है स्वयं से सवाल करने का, क्या हम वैसा समाज बना रहे हैं जहां शिक्षा केवल करियर नहीं, चरित्र निर्माण का माध्यम हो? क्या हम अपने शिक्षकों को केवल सैलरी से नहीं, सम्मान से भी माप रहे हैं? और क्या हम खुद भी सीखने की उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसकी बुनियाद राधाकृष्णन ने रखी? उनकी विरासत हमें याद दिलाती है, राष्ट्र निर्माण केवल संसदों और सेनाओं से नहीं होता, बल्कि उन विचारों से होता है जो एक शिक्षक की कलम से निकलते हैं, एक कक्षा में जन्म लेते हैं और एक छात्र के जहन में गूंजते हैं। अगर हम आज भी उनकी बातों को अपने जीवन में उतारें, तो हमारा समाज केवल शिक्षित नहीं,
बुद्धिमान, सहिष्णु और विवेकशील बन सकता है। कुछ लोग दुनिया में आते हैं रोशनी लेकर, लेकिन वो रोशनी केवल उनके लिए नहीं होती, बल्कि अगली पीढ़ियों के रास्ते को भी प्रकाशित करती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे ही एक प्रकाश स्तंभ थे, जिनकी जिंदगी, विचार और कर्म आज भी हमारे भीतर प्रश्न उठाते हैं। क्या हम केवल ज्ञान पा रहे हैं या वास्तव में समझ रहे हैं? क्या हम सोच रहे हैं या सिर्फ दोहरा रहे हैं? क्या हम शिक्षित हो रहे हैं या बस डिग्रियों के बोझ तले दबे हैं? उनकी कहानी एक याद है, एक चुनौती है और एक आह्वान भी कि शिक्षक केवल नौकरी नहीं करते, वे भविष्य गढ़ते हैं। और विद्यार्थी केवल कक्षा में नहीं, पूरी दुनिया में सीखते हैं। अगर हम उनके विचारों को सिर्फ किताबों में छोड़ दें तो ये एक अपूर्ण श्रद्धांजलि होगी। तो जब अगली बार आप किसी शिक्षक को देखें, स्कूल में, घर में या खुद अपने भीतर, तो उन्हें केवल सर या मैम न कहें, उन्हें एक बीज समझें जो कई और जिंदगियों में वृक्ष बनने की ताकत रखता है। इस किताब का हर अध्याय एक प्रश्न है और अब जवाब तुम्हारे हाथ में है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो अपने सबसे पसंदीदा अध्याय का नाम नीचे कमेंट में लिखें और बताइए कि आपने इससे क्या सीखा, क्या बदला और क्या सोचा। चलिए सिर्फ पढ़ने वालों में नहीं, सोचने वालों में गिने जाएं।